और ये है गैस 2। किस गैस की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में ज्यादा है, 1 की या 2? क्वेश्चन पूछ लिया आपने, हाँ, ग्राफ वाला। किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, 1 की या 2 की, आप बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सुंदर कंसेप्चुअल, एक लाइन में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, बस आंखों से देखना है और बताना है। विच गैस, मैं वक्त दे रहा हूं आपको, सोचते रहिए, विच गैस इज मोर सॉल्युबल, 1 या 2? कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था कि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी केएच कम हो जाएगा। अच्छा, तो जिसका केएच कम है, हाँ जी, और केएच तो स्लोप के बराबर है, हाँ, और जैसे जैसे ये ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे तो स्लोप, स्लोप तो बढ़ रहा है ना। आप मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ रहे थे, कोई ऐसा है, रोड ऐसी है, और कोई पहाड़ ऐसे है, तो जिस पहाड़ का स्लोप ज्यादा है, हाँ जी, स्लोप ज्यादा है, जितना सीधा जा रहा है, जितनी खड़ी चढ़ाई है, तो स्लोप ज्यादा है। तो के एच वन और ये के एच टू, ये के एच थ्री है, ये बढ़ता जा रहा है। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? तो हम बहुत सिंपली कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन, अमन जो भी था, क्या था ये, कि 1 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो 1 इज मोर सॉल्युबल देन 2 एंड 2 इज मोर सॉल्युबल देन 3। ऐसे आता है। अगर ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार, मजा आएगा। और डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी कई लोग फ्लैट हो जाएंगे। देखिए, ये तो था प्रेशर के साथ अलग अलग गैसें। अब एक ही गैस है पर अलग अलग टेम्परेचर्स पर क्या होगा, ये बड़ा मजेदार। ध्यान रखना, एक बात बताओ, कोई गैस है और तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बुलबुले बना के निकल जाएगी। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, solubility of gas in liquid decreases। हायर टेम्परेचर पर गैसें उतना घुलती नहीं है, भाग जाती है निकल के, खुद ही गैस बन के उड़ जाती है। अच्छा, तो हमने अलग अलग टेम्परेचर पर ये ग्राफ बनाए, एक ही गैस है पर टेम्परेचर T1 T2 T3 पर एक ग्राफ बनाए। क्या देख सकते हो कि स्लोप T1 T2 T3 पे कम होता जा रहा है? स्लोप डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या हुआ? के एच डिक्रीजेस, इसका मतलब सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, और सॉलिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस। जो ज्यादा सॉल्युबल है तो ठंडा पानी है, तो टेम्परेचर 1 से 2 से 3 लगातार कम होता जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। सही है, बिल्कुल। तो जी, आप ये देखिए, ये तो बात थी अगर एक गैस है, लेकिन मान लीजिए एयर के संपर्क में है नदी का पानी, खुली हवा है, खुली नदियां हैं, मदमान पानी है, मदमान हवा है। हवा में क्या एक ही गैस है? नहीं, उसमें तो कई गैसेस हैं। मेनली तो उसमें N2 है और O2 है। हाँ जी, तो क्या ये N2 और O2 पानी में घुल जाती है दोनों? अरे, N2 लगे रहते, O2 कैसे घुलेगी? क्यों नहीं घुल जाएगी? अगर एक से ज्यादा गैसेस पानी के संपर्क में है, क्या क्या क्या? जी हाँ, अगर एक से ज्यादा गैसेस हैं पानी के संपर्क में, पता है क्या होगा? क्या होगा? दोनों गैसेस खुल जाएंगे। आपके पास N2 है, आपके पास O2 है, तो आप पाएंगे ये बन जाएगी N2 एक्वस, ये बन जाएगी O2 एक्वस। अच्छा, N2 अपनी एक्वस के साथ, अपनी सॉल्यूशन के साथ रहेगी इक्विलिब्रियम में, O2 गैस O2 एक्वस के साथ रहेगी। N2 गैस का O2 गैस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, O2 गैस का N2 गैस पर, N2 एक्वस का O2 एक्वस पर फर्क नहीं पड़ता, ना वाइस वर्सा। मुद्दे की बात है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन का N2 से कोई लेना देना नहीं है। दोनों इक्विलिब्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से स्टैब्लिश हो रहे हैं। इसी में अगर हवा में उपस्थित आर्गन का आप इक्विलिब्रियम करेंगे, वो तीसरा होगा, वो भी स्वतंत्र है। दे डोंट केयर फॉर ईच अदर, राइट? तो यही चीज यहां बताई है कि इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे हवा में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इज ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्वेंट, पानी, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट
dissolves in proportion to its partial pressure. तो हर एक का अपना इक्विलिब्रियम है, अपने अपने इक्विलिब्रियम। आपन तेज समारो आप है ना? तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा KH ऑफ N2 into मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। O2 हो जाएगा KH ऑफ O2, ये अलग है, into मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। बस ऐसे, राइट? डेफिनेटली राइट। There we are. Henry's law applies to each gas independent of the pressure of the other gas. Yes, yes. अब मैथ्स में तो खूब हमने पलट पलट के रोटियां सेक ली भैया, ये होता है वो होता है, बहुत कुछ बोला हमने, काफी फाइन पॉइंट सब पोल डाले इस लॉ के। यूज क्या है, अरे क्या नहीं है, हेनरी लॉ के भर भर के यूज है। देखिए आप, जैसे सबसे कॉमन जो आपको पता है ना, कि भाई हमको हमको मतलब जो पेप्सी कोक वोक बनाते हैं, इस तरह के एरिएटेड ड्रिंक्स बनाते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घोल के पिलानी है, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो जल्दी से पानी में घुलती नहीं। हाय कैसे घोले? जवाब है प्रेशर लगा दो यार, प्रेशर बढ़ाओगे ज्यादा घुल जाएगी। तो increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure। हाई प्रेशर पे तुमने सीओ गोला घुल गई और जल्दी से ढक्कन बंद कर दिया कि निकल नहीं पाए। बोतल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, CO2 घुली रहती है, बोतल का ढक्कन खोलते हो, प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हवा का प्रेशर तो वही है 1 एटमॉस्फेयर, तो बुलबुले निकलने लगते हैं किसके? CO2 के। राइट राइट, ठीक है। ये देखिए, ये फिज जो निकलती है, जो बच्चों को बड़ी एक्साइटिंग लगती है और स्टाइलिश लगती है कुछ लोगों को, जिसके कारण वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो या शैंपेन की बोतल आप खोल रहे हैं, तो उस सब में भी यही सब ड्रामा होता है। वो आपने हेनरी लॉ को आह्वान कर लिया तो ये हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये बुलबुले उठ रहे हैं, हम बुलबुले हैं इसकी, और ये है CO2 हमारा है, CO2 के बुलबुले निकल रहे हैं। आप देखें, क्वाइट अ फैसिनेटिंग सीन, नो डाउट, है ना? एक और चीज है, क्या चीज? मान लीजिए आप कैलाश मानसरोवर की चढ़ाई पे जा रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, क्या आपको पता है बहुत खूबसूरत जगह है कैलाश, वहाँ पे एक बहुत पवित्र झील है मानसरोवर। कैलाश पर्वत जहाँ मानते हैं भगवान शिव रहते हैं, ऐसा पौराणिक कथन है। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत हाईली स्पिरिचुअली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर होता है, तो बड़े हाई ऑल्टीट्यूड पर है। तो अगर आप कैलाश यात्रा पर जाएंगे या कभी भी पहाड़ों पर ऊंची यात्रा पर जाएंगे, तो एक प्रॉब्लम आती है, लोगों के शरीर में या फेफड़ों में या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनॉक्सिया बोलते हैं। क्यों, क्या कर लिया तुमने? एक्चुअली लो ब्लड ऑक्सीजन क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत ऊपर चले गए, हाँ जी, तो वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड्स पर टोटल प्रेशर कम हो जाता है, हाँ, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है, हाँ, ग्राउंड लेवल के मुकाबले। तो अगर हवा में पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो जितनी ऑक्सीजन ब्लड में घुल रही है उसका भी पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, हाँ। लेकिन आपकी बॉडी को तो एक सर्टेन ऑक्सीजन लेवल की आदत है कि भैया इतनी ऑक्सीजन तो हमको ब्लड से मिलेगी, हाँ, इतनी नहीं मिलती, हाँ, तो दिक्कत होती है, और क्या, है ना? दम घुटने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी आने लगती है, और ये चीज कहलाती है एनॉक्सिया। ओ माय गॉड। तो लोग अलग अलग कुछ टैबलेट्स च्यू कर लेते हैं इंस्टेंटेनियसली ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, वो लंबा सोल्यूशन नहीं है। कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेते हैं, और नॉर्मली लोगों को सलाह दी जाती है कि भाई अगर आप इतने फिजिकली फिट नहीं है तो बच जाइए, फिर दम घुटने से मर जाना कोई बहुत शुभ एक्टिविटी तो नहीं है, बिल्कुल। ये लोग क्या कर रहे हैं, एनॉक्सिया को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेंडर से ऑक्सीजन इनहेल करके, एंड सो ऑन एंड सो। देखिए, दर्शन करिए, बढ़िया। एक और बड़ी तगड़ी चीज है, स्कूबा डाइविंग। हाँ हाँ, वी लव स्कूबा डाइविंग, हमने फिल्मों में देखा है, हम वहां जाएंगे और स्नॉर्कलिंग करेंगे। स्कूबा डाइविंग, कंट्रोल करिए अपनी भावनाओं को। मान लीजिए आपने स्कूबा डाइविंग कर, हाँ जी, क्या होता है इसमें? एमेच्योर्स को तो बेचारे प्रोफेशनल डाइवर के साथ डुबकी लगवाई जाती है। तो अब उसमें होता है कि आप समुद्र में गए, हाँ जी, वैसे आप देखिए कि मछलियां तो ऐसे जमीन पे टहलने नहीं आती, क्यों? वो मर जाएंगी इसलिए नहीं आती है ना? पर इंसान को क्या, जमीन पे चैन नहीं है, वो कहे मैं तो सब जगह जाऊं, मैं तो उड़ने भी जाऊं, मैं तो समुद्र में भी जाऊं। तो आप समुद्र में निकल गए, हाँ जी। अब जहाज में तैर रहे हैं तो कलेजे में ठंडक नहीं पड़ रही है, लगता है समुद्र में डुबकी मारनी है, डुबकी लगाओ भैया। तो उन्होंने क्या किया, कब डुबकी लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो मर जाएंगे, तो लोग डाइविंग सूट पहनते हैं। अच्छा, और उसमें क्या, ऑक्सीजन की सिलेंडर पीठ पे बांध लेते हैं, फिर उसको निकाल के नाक पे लगा लेते हैं कि भाई ऊपर से ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, आराम से सूंघते रहेंगे उसे, बढ़िया, ठीक। आपने डाइव मार दी नीचे, ठीक,
जैसे जैसे आप समुद्र की गहराइयों में उतरते चले गए, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, क्या आपको पता है कि जिस फ्लूइड में आप डूबे हुए हैं वो फ्लूइड भी आपके ऊपर प्रेशर लगाता है? अच्छा, ऑफ कोर्स लगाता है, तो कॉमन फ्लूइड डायनामिक्स या कॉमन सेंस है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो आपके इर्द गिर्द हवाएं हैं, ये हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, कितना? 1 एटमॉस्फेयर। अब चूंकि आप पैदा ही इसमें हुए हैं और भगवान ने आपका शरीर ऐसा बनाया है कि वो इतना प्रेशर झेल लेता है आराम से, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या आपको एक बात और पता है? क्या क्या आप 10.3 मीटर्स या लगभग 10 मीटर अगर पानी में नीचे डुबकी मारेंगे, विशेष तौर पे समुद्र के पानी, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाए। तो समुद्र के लेवल पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। आपने डुबकी लगाई, अभी 10 मीटर डुबकी लगाएंगे तो 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा, तो अब वो 1 + 1 2 हो जाएगा। और मान लीजिए अब पानी में डुबकी मारे हैं तो आप 25-30 फुट तो डुबकी मारेंगे सही। हाँ जी, तो आप और थोड़ा और जाइए नीचे, तो मुद्दे का तो जैसे से आपको शौक चल गया, नींद नहीं मैं तो 100 मीटर डाइव मारो, करिए। भी आप 100 मीटर नीचे अगर गलती से चले जाए तो उसे काफी होता है 100 मीटर, है ना, पर अगर आप चले गए, समुद्र गहरा है, कोरल रीफ, मछलियां दिख रही हैं वहां पे, आपका बड़ा टाइम पास हो रहा है, पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बढ़ते 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 मान लीजिए अगर वहां पे पहुंच गए तो ये 11 एटमॉस्फेयर। ट्रुथ इज, मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि इंसान का शरीर कितना प्रेशर झेल पाता है। हाँ, पर मैंने ये जरूर सुना है कि डीप सी डाइविंग वगैरह भी कई लोग कर लेते हैं, ह्यूमंस कर लेते हैं, है ना। तो आप नीचे तो पहुंच गए, आपको बहुत मजा आया, आपने वो अलग अलग टाइप की मछलियां, सी हॉर्स, सब सब बकवास देख लिया, है ना। अब आपको लगा कि यार तो अब ऑक्सीजन टैंक में तो ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हाँ जी, क्या करें? वो हवा जो लेके आए थे, अब वो हवा खत्म लगी तो आपने शड़ाक से ऊपर एकदम तेजी से जाना शुरू किया कि भाई दम घुट के मर नहीं जाए, तो आप तेजी से ऊपर गए। जैसे ही आप सरफेस पे गए, आपको महसूस होता है कि आप एकदम छटपटाने लगते हैं। क्यों? आपको पूरे शरीर में बहुत ही भयंकर पीड़ा होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये एक ऐसी बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है जिसे कहा जाता है बेंड्स। अच्छा, बेंड्स की कंडीशन क्या होती है? एक्चुअली होता ये है कि जब आप डाइव, आके बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी बात बोल रहा हूँ, जैसे ही आप डाइविंग करके समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं, प्रेशर बाहर बढ़ रहा है। हाँ जी, बाहर अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो उस प्रेशर के उसको कंट्रोल करने के लिए, आपका शरीर स्थिर रह सके, आपके शरीर के अंदर भी प्रेशर थोड़ा तो बढ़ ही जाता है। क्यों? अगर अंदर और बाहर का प्रेशर मैच नहीं करेगा तो आपका पापड़ बन जाएगा। तो ईश्वर ने मनुष्य के शरीर को ऐसा बनाया है कि वो भी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने पर कुछ हद तक इंटरनल प्रेशर बढ़ाकर उसको यू नो एक तरह से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब आप अंदर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि फेफड़ों के अंदर भी प्रेशर तो बढ़ेगा ही, हवा का भी प्रेशर बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो फेफड़े पिचक जाएंगे और हवा उस पर से धकेल दी जाएगी। अब जब एयर का पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो आपने तो धरती से हवा भर ली थी, उसमें N2 थी, O2 थी। ठीक है, अब जब प्रेशर स्कूबा डाइविंग में, समुद्र में डाइव मारने पर बढ़ा तो जितनी ऑक्सीजन घुलनी चाहिए थी वो भी ज्यादा घुल गई। जितनी नाइट्रोजन आमतौर पर न के बराबर घुलती है ब्लड में, वो भी ज्यादा घुल गई। अच्छा, फिर जैसे ही नाइट्रोजन एक्स्ट्रा घुली, जब तक आप समुद्र में डुबकी लगाते रहे आपको बहुत मजा आ रहा था, हाई प्रेशर था, हेनरी की आत्मा का आशीर्वाद था आपके ऊपर, नाइट्रोजन घुली नहीं। लेकिन अब जब आप सड़क से ऊपर आए तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से आपने प्रेशर को शार्पली वापस कम कर दिया, 1 एटमॉस्फेयर कर दिया। हाँ जी, वो सारी नाइट्रोजन जो हाई प्रेशर पर घुली हुई थी, इवन ऑक्सीजन जो हाई प्रेशर पर घुली हुई थी, ऑक्सीजन के पास तो एक एग्जिट प्लान भी है कि भैया सेल्स उसको जला वला के खत्म कर देते हैं। पर जो नाइट्रोजन घुली हुई थी आपके शरीर में, वो एकदम से बबल बनाकर वापस गैस फेज में आ गई। क्या बात कर रहे हो जी, हम वापस गैस फेज में आ गई। लेकिन ब्लड तो बहुत, आर्टरीज के अलावा महीन महीन कैपिलरीज में सब जगह ट्रेवल कर रहा है। हाँ जी, एक एक कैपिलरी में जो ब्लड था सब में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा थी, सब जगह से बहुत महीन 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 बबल 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 बुलबुल बुलबुले 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 नाइट्रोजन के। अगर पतले से पाइप में एयर फंस जाए तो एक तो पानी निकलना मुश्किल हो जाता है, शायद कभी आपने घर में प्लम्बिंग वगैरह पे नोटिस किया हो। हाँ जी, कैपिलरीज में अगर एयर फंस गई है तो एक तो ब्लड उसमें अटक जाता है, निकल नहीं पाता। दूसरे,
एयर का वॉल्यूम या हवा का वॉल्यूम लिक्विड के मुकाबले 1000 गुने से भी ज्यादा होता है। हाँ जी। तो आप ये देखें कि जो नाइट्रोजन गैस बन गई वो एकदम से तो ब्लड के फ्लो में रुकावट डाल देगी, वॉल्यूम बढ़ा देगी, तो कैपिलरीज फटने लग जाएंगी, ब्लड का फ्लो रुकने लग जाएगा। मतलब एकदम बहुत बहुत भयंकर पीड़ा होगी पूरे शरीर में, जहां जहां ब्लड है, और ब्लड तो हर जगह है, सब जगह एकदम बहुत ही दर्दनाक कंडीशन पैदा हो जाएगी। और अगर इसको ढंग से कंट्रोल नहीं किया गया, एयर ज्यादा हो गई जो इस तरह से निकल रही है, तो आदमी मर जाता है, बहुत पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होता है। ये चीज है कि किसी के लिए भी सुख का अनुभव तो नहीं हो सकती। हाँ जी, ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज है ना, और ये बेल्ट्स की कंडीशन दर्दनाक भी है और लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, तो अब इसका कोई इलाज है? एक इलाज है क्या, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, और आपको जल्दी से एक ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरा लगा के फिर से समुद्र में धकेल दें वापस। क्यों? अगर आप वापस 100 मीटर नीचे चले जाएंगे, और तो आप दर्द से तड़प रहे हैं और आपकी वैसे ही बहुत दुर्गत हो चुकी है, तो क्या होगा, वो सारी की सारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पेशली जो बाहर आ गई थी, वो वापस ब्लड में घुल जाएगी। और अब आप बहुत धीरे धीरे हौले हौले ऊपर आइए, ताकि एकदम से वो सारी की सारी नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में न प्रकट हो जाए। पीड़ा तब भी आपको होती रहेगी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर हो गई है, फूट गई है, वो एकदम से तो जुड़ नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, मतलब मृत्यु से बचाव होने की संभावना है, बशर्ते शार्प बात किया जाए आसपास, है ना, तो अलग बात। दूसरा, कुछ जगहों पर अगर आपके पास बहुत वेल इक्विप्ड शिप्स वगैरह हैं, तो उनमें प्रेशर चैम्बर भी होता है। बाद में लोगों ने बनाना शुरू किया, कैसा कि एक एक ताबूत से थोड़ा बड़ा चेम्बर बनाते हैं, और उसके अंदर इंसान को लिटा दिया जाता है वही डाइविंग सूट में, और उसमें खूब प्रेशर लगाते हैं, जितना वही 10-11 एटमॉस्फेयर जितना समुद्र की डेप्थ में प्रेशर था। तो बजाय इसके कि आपको वापस पीड़ा से तड़पते हुए समुद्र की गहराई में धकेल दिया जाए, आपको उसी में बर्तन में बंद कर दिया जाता है, खूब प्रेशर लगाते हैं ताकि नाइट्रोजन फिर घुल जाए, और फिर स्लोली स्लोली उसमें प्रेशर कम करते हैं, ताकि हल्की हल्की एक नेचुरल वे में वो निकल जाए, और एकदम से वो पीड़ादायक बेंड सी कंडीशन से आपको मुक्ति मिल जाए। दोनों ही है, पर ये पेनफुल है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि साहब डाइव तो करे बगैर हम जी नहीं सकते, डाइव तो हम जरूर करेंगे। अच्छा, तो क्या करें? तो अवॉइड बेंड्स, इसको अवॉइड करने के लिए जैसे नाइट्रोजन ज्यादा घुलती है, तो वो टॉक्सिक भी हो जाती है। अच्छा, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। नाइट्रोजन से भी ज्यादा KH की वैल्यू होती है हीलियम। इसका मतलब हीलियम की सॉल्युबिलिटी तो नाइट्रोजन से भी बहुत कम होती है। जी हाँ, तो आप ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की बजाय हीलियम मिलाकर तब उससे डाइविंग करिए, तो हीलियम खुलेगी नहीं। तो जितना प्रेशर इंसान झेल पाते हैं, उतने में हीलियम तो घुलती नहीं है, सेफ है, आपको बेंड्स की कंडीशन से सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा है, राइट? देयर दिया, ये देखिए, ये कहीं आप तो नहीं है, आप एंजॉय कर रहे हैं सुंदर नीले समुद्र में स्कूबा डाइविंग, सावधानी से जाइएगा। ऑल द बेस्ट। नहीं, ये आप नहीं है, ये तो थोड़ा तकलीफ पा रहे हैं बेचारे जो भी हैं, पर इनको सुरक्षित करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, इसकी पूरी तैयारी हमारे पास, डरिएगा, राइट? चलिए, लिमिटेशंस भी है क्या हेनरी महाराज की? क्या वो जो बोल गए हैं वो हमेशा सदा सर्वदा सत्य है, या उस कभी कभी राम नाम सत्य हो जाता है, मतलब कभी गड़बड़ हो जाती है हेनरीज लॉ में? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशंस में सच है। एक तो ये कि भैया प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं, क्यों? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएंगे, नॉन आइडियल बिहेवियर प्रकट होता जाएगा, इस वजह से। और टेम्परेचर बहुत कम ना हो, क्यों? टेम्परेचर बहुत कम होगा तो लिक्विड जमने लग जाएगा, और लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम था सॉलिड के साथ नहीं, इसलिए। ऐसे दो कंडीशंस और हैं कि भैया गैस शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। मान लीजिए गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर गई, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट थी, आपने HCl गैस डाल दी, और वो सॉल्वेंट से रिएक्ट करके NH4Cl बना रही है, फिर पीना चॉलिबे, है ना, ये नहीं होगा, तो उसमें फिर हेनरी फ्लॉप हो जाए। और गैस अगर सोल्यूशन में डिसोसिएट न करे, अगर डिसोसिएट कर गई, तो जैसे मैंने आपको HCl का एग्जांपल दिया था, तो जो डिसोसिएट कर गई है उस पर हेनरीज लॉ लागू नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ अनडिसोसिएटेड गैस इक्विलिब्रियम पर डिसॉल्व होने के बाद बची हुई है सॉल्यूशन फेज में, उस पर जरूर आप हेनरीज लॉ लगा सकते हैं, सक्सेसफुली लगा सकते हैं। And this brings us to a question.
एक तो करें, यस बिल्कुल दिया है 8 into 10 raised to minus x moles of gas A, ठीक है, moles of A gas कितने हैं, 8 into 10 raised to minus x moles is dissolved in 36 ml of water, volume of water is 36 ml, when pressure of gaseous mixture above water, कहीं पानी में, ये पानी है और यहाँ पे गैस मिक्सचर है, दिस इज 4 एटमॉस्फेयर, and mole percent of gas A, mole percent of gas A is 0.25. Yep, but percentage 25 है तो fraction है 0.25. Therefore, partial pressure of A is mole fraction of A in gas phase into pressure of gas mixture, which is 0.25 into 4, which is 1 atmosphere. तो partial pressure of A हो जाएगा 1 atmosphere, right? 1 atmosphere, which is partial pressure of A, and this is equal to, well, this is equal to partial pressure of A is Kh Henry's law constant into mole fraction of A in liquid phase. Kh की वैल्यू है 2.5 into 10⁻³ एटमॉस्फेयर और मोल फ्रैक्शन होता है moles of A divided by moles of A plus moles of water. Volume of water और डेंसिटी कितनी होती है 1, therefore mass of water is 36 grams. क्या पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 36 ml है तो 36 ग्राम पानी है, यानी कि 2 मोल पानी के हैं. कैसे निकाला और 36 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 2 मोल पानी है, मोलर मास से डिवाइड कर दिया. अच्छा ठीक है, 2 मोल पानी, ये होता है मोल फ्रैक्शन. लगभग इसको आप देखेंगे तो इससे मतलब हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस 2, यह आ जाएगा 4 into 10⁻⁴. ठीक है, लगभग बराबर है Na अपॉन 2 के. देयरफॉर मोल्स ऑफ A कितना हो जाएगा 8 into 10⁻⁴. अरे लेकिन वो तो बराबर है 8 into 10⁻x के. Therefore x is equal to 4. What is the find x? The answer is x is equal to 4. Anything more? No more. चलिए, इतनी सारी बातें कर ली हमने हेनरी महाराज से, तो अब बारी है अगले कॉन्सेप्ट की. कौन सा है? वो है वेपर प्रेशर. अच्छा, सबसे क्रूशियल कंसेप्ट है वेपर प्रेशर. पूरे चैप्टर का सबसे मिसगाइडेड और बड़ा अब्यूज सा कंसेप्ट है. लोग कई बार बड़े लूजली इसको बोलते हैं. ध्यान से सुनिएगा क्या है, बहुत अच्छी बात है. वेपर का प्रेशर होता है वेपर प्रेशर, ये तो हम भी जानते हैं ना. नहीं होता ऐसा, और आप अगर ये जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते, गलत सलत जानते. क्या होता है बताते हैं. एक काम करिए, एक डब्बा ले लीजिए. डब्बा, हम भी तो एक डब्बा है, आप कहीं आप जाने, आप डब्बा ले लीजिए और डब्बे में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए. सूखा डब्बा है, बढ़िया मस्त एकदम, उसमें पानी डाल दीजिए. अगर उसमें पानी डालेंगे तो पानी पड़ जाएगा. अच्छा एक बात बताइए, पानी के मॉलिक्यूल्स एक जगह टिके रहते हैं? नहीं, तो रैंडम मोशन करते हैं, इधर मूव करते रहते हैं. जब रैंडमली मूव करते हैं तो सारे उत्तर दिशा में जाते हैं, दक्षिण दिशा में. अब रैंडम है तो सब जगह जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी उत्तर दक्षिण जाते हैं. एक ही वेलोसिटी से चलते हैं ना, कोई कम कोई ज्यादा. अच्छा, और कोई बीच में. ठीक है, तो कुछ तो ज्यादा वाले भी हैं. हाँ, बहुत ज्यादा वाले बहुत कम है पर हैं. हाँ. तो एक बात बताओ, कोई ऐसे भी तो मॉलिक्यूल होंगे जो बिल्कुल सरफेस पर है, हाँ, और जिनकी स्पीड बड़ी ज्यादा है, हाँ, और जो ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहे हैं. हाँ, अच्छा, तो ये भी संभव है. क्या संभव है? ये भी संभव है कि वो अट्रैक्शन के फोर्सेस को चीरते हुए बिल्कुल ऊपर निकल जाएं. यस, वो बिल्कुल ऊपर निकल सकते हैं. अगर वो लिक्विड को त्याग कर ऊपर निकल गए, ठीक वैसे ही जैसे हमने, मान लीजिए धरती पर है, कोई बॉल उछाली नीचे करी, फिर बहुत तगड़ा रॉकेट उछाल दिया, फेंक दिया ऊपर, इतनी तेजी से गया कि अंतरिक्ष में निकल गया. जा सकता है. हाँ, तो क्यों? वो धरती के अट्रैक्शन को चीरते हुए ऊपर निकल गया.
ऐसे ही लिक्विड के अट्रैक्शन को चीरते हुए ऊपर निकल जाए, तो ऐसे भी लिक्विड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हाँ, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेयर कर सकते हैं। अगर वो ऊपर चले गए तो गैस बन गए, हाँ बन गए, और लोगों ने ताली पीट दिया, अरे लो जी देखो देखो ये तो इवेपोरेशन हो गई। ओ तेरी, ये इवेपोरेशन है। हाँ, लिक्विड के हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जो सरफेस पर हैं, वो हमेशा गैस फेज में जा सकते हैं, और जो जा सकते हैं वो जाएंगे, उन्हें रोकेगा कौन? चले जाएंगे। अगर वो चले जाएंगे, अगर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे, तो गए, अच्छी बात है। और यदि वो ऊपर निकल गए तो हम कहेंगे इवेपोरेशन हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब एक बात ये देखिए, नीचे क्या सीन है, नीचे लिक्विड है, हाँ, ऊपर वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स जहां गए, टैंक टकराए, टैंक टकराए, टैंक टकराए, फिर कभी ये भी हो सकता है टड़ाएंग यहां आ जाए, टकरा जाए, हाँ। और ये तो वैसे ही जैसे बहुत सारी बॉल रखी हुई है और आपने कड़ाक से एक बॉल मारी, अब उससे लग कर हो सकता है दूसरी दो चार बॉल चल पड़े, और वो बॉल में इतना दम नहीं बचे, वो रुक जाए, हाँ। तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल था, इसने अपनी एनर्जी इधर उधर दे दी, लेकिन हो सकता है कोई बाहर दूसरा निकल जाए, पर वो खुद तो अब कम एनर्जी का हो गया। अब उसमें इतना दम नहीं बचा कि लिक्विड के आकर्षण को चीरते हुए वापस जा सके, ना वो नहीं जा सकता, फंस गया, उसी लिक्विड में रुक गया। अरे अभी तो वो वेपर था, फिर लिक्विड बन गया, हाँ। लोगों ने ताली पीट दी, लो जी कंडेंसेशन हो गया। धत्तरी। तो इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। हम हीट नहीं कर रहे, खुद की एनर्जी से इवेपोरेट कर रहे हैं, और खुद के ही आकर्षण से कंडेंस हो रहे हैं। लगातार इवेपोरेशन होता रहता है लिक्विड में, और लगातार वेपर से कंडेंसेशन भी होता रहता है। अब एक बात बताइए आप, अगर ज्यादा ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, कम कम कंडेंसेशन हो रहा है, तब क्या होगा? तब होगा ये कि नेट लिक्विड उड़ेगा, उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा, हाँ। और और पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, ठीक। अगर ज्यादा कंडेंस हो रहा है और कम कम इवेपोरेट कर रहा है, तब क्या होगा? तो कंडेंसेशन हो जाएगा, और वेपर्स जो है वो लिक्विड बनकर बरस जाएगी, बात। अच्छा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो लिक्विड सूखेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा होगा तो लिक्विड बन जाएगा, वेपर कम हो जाएंगी। लेकिन अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो गया, अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो गया, तब क्या होगा? तब तब हम कहेंगे न लिक्विड, कुछ लिक्विड से वेपर बन रही है, लेकिन जितने लिक्विड वेपर बन के खत्म हो रहा है, ठीक उतनी ही वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बन रही है। न पार्शियल प्रेशर बदल रहा है वेपर का, न अमाउंट बदल रहा है लिक्विड का। देखने में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, कोई चेंज नजर नहीं आता, क्योंकि जिस रेट से उड़ रहा है लिक्विड, उसी रेट से वेपर हो रही है कंडेंस। इक्विलिब्रियम आ चुका है, वाह, आ चुका है इक्विलिब्रियम, जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो गया है। और इस इक्विलिब्रियम पर जो है पार्शियल प्रेशर वेपर्स का, वो कहलाता है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, वो कहलाता है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ये तो आसान है, ये बहुत ही आसान है, और ये बहुत ही काम की चीज है। आसान सी चीज। देखिए, शुरू में डब्बे में सिर्फ लिक्विड डाला था, हाँ जी, तो क्या उसमें वेपर थी? ना। तो क्या कंडेंसेशन था? ना। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 था। और जैसे, अच्छा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन, टेम्परेचर सेम है तो लिक्विड से हमेशा कुछ ना कुछ वेपर उड़ती रहेगी, तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन है जो हमेशा होता रहे। पर कंडेंस, जब वेपर नहीं थी तो कंडेंसेशन नहीं था, वेपर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अच्छा, तो कंडेंसेशन इवेपोरेशन बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, जी हाँ। और उस इक्विलिब्रियम पर जो पार्शियल प्रेशर था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स of any liquid which are in equilibrium with that liquid is called
वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस। अच्छा, तो वेपर प्रेशर क्या है? मैं फिर रिपीट करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से है, दिल में बसा लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विथ अ लिक्विड is called vapor pressure of that liquid। बस। अच्छा, आप चाहें तो इसे एक हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम के तौर पर भी देख सकते हैं। H2O लिक्विड, टकाटक H2O गैस। Kp क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम। और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट इक्विलिब्रियम। परिभाषा से इसी को तो कहते थे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर Kp एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। हाँ जी, तो ये मामूली प्रेशर नहीं है। वेपरों का प्रेशर है वेपर प्रेशर ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, ऐसे बोलना चाहिए। और ये Kp के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गैस। और अगर सॉल्यूशन हुआ तो सोच रहे हैं तब क्या होगा? तब उसका कोई वेपर प्रेशर होगा। हाँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट ए and vapors of solute B in equilibrium with liquid phase is vapor pressure of solution। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत आसान है। मान लो कोई लिक्विड है, सॉल्यूशन, यहाँ तो ए बी दे रखा है, मैं तो कहता हूँ मान लो इसमें बहुत सारे आइटम है, इसमें ए बी सी डी, चार और बहुत अनंत आइटम, ठीक है। तो कुछ इसके साथ इक्विलिब्रियम में कुछ होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कुछ होगा बी, कुछ होगा सी, कुछ होगा डी। जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट है सोल्यूट या सॉल्वेंट के, उन सबकी वेपर बन रही है, कम ज्यादा थोड़ी बहुत। उन सबकी वेपरों के पार्शियल प्रेशरों को जोड़ दो, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। हाँ, क्या क्या क्या? नॉन वोलेटाइल, अउड़नशील, जो उड़ते नहीं है, जिसकी वेपर नहीं बनती। जैसे 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 मैं हूं, क्या मेरी वेपर बन रही है? नहीं। या ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल की वेपर बन रही है? नहीं। पानी में पानी की वेपर बन सकती है, तो बोतल की वेपर तो नहीं बन रही। हाँ जी। तो ये लोहे की कुर्सी है, तो लोहे की कुर्सी अपने वेपरों के साथ इक्विलिब्रियम में है, तया कर दो, लोहे की वेपर नहीं, रूम टेम्परेचर पर सूर्य में थोड़ी बैठे हुए कि लोहा वेपर फॉर्म रह जाए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ नॉन वोलेटाइल, जिनकी नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर है, न के बराबर है, उनको नॉन वोलेटाइल मान, तो उनका पार्शियल प्रेशर जीरो भी मान सकते हैं। बट इन जनरल हमने तो कहा कि सॉल्यूशन में जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको ढूंढो क्या वो वेपर में भी हैं। अगर हो तो उन सबका पार्शियल प्रेशर नापो, उन्हें जोड़ दो, सब वहां इक्विलिब्रियम पर, जिसमें ए बी सी डी सब अपने अपने मस्ताने इक्विलिब्रियम रखे हुए सॉल्यूशन के साथ, उन सबका टोटल इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर है उसको जोड़ दो, वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो आसान है। सारे पार्शियल कंपोनेंट जोड़ के, सारे कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर जोड़ के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। यस, डन। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे यार आज, इसे क्लोज करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन गैस, सॉरी इन वाटर, क्षमा चाहता हूं, एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, व्हेन इट्स पार्शियल प्रेशर इतना इज इतना, ठीक है। तो जब प्रेशर है 593 mmHg, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो है 5.3 इंटू 10⁻⁴ मोलर। कितनी होगी सॉल्युबिलिटी जब प्रेशर हो जाएगा 760 mmHg? टेम्परेचर सेम है, P is KH into X, और X है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, एंड मोल फ्रैक्शन इज काइंड ऑफ, आप मोलारिटी से भी रिलेट कर सकते हो। अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वी कैन से दिस इज प्रोपोर्शनल टू KH into मोलारिटी M, ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के, और डाइल्यूट ही लग रहा है कितना जरा से, ठीक है। Therefore P1 upon P2 is S1 upon S2,
593 upon 760, ठीक है. This is equal to 5.3 into 10 raised to minus 4 upon S2. Therefore, S2 is 760 upon 593 into 5.3 into 10 raised to minus 4. ठीक है. कितना हो जाएगा? Well, 593 अगर आप ध्यान से देखें ये कितना है 530 और 53 को जोड़ के 583 होता है. हाँ जी, ये क्यों कर रहे हो 1.1 टाइम्स. अच्छा, तो ये हो जाएगा लगभग 760 अपॉन 1.1. अच्छा, इंटू 10 to minus 6. अरे ये क्या कर दिया, ये तो -4 था. ठीक है, तो एक काम करते हैं -4 ही कर देते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं. 5.3 5.93 लगभग 1.1, थोड़ा सा ज्यादा है बट ठीक है, चलो अप्रोक्सीमेट. ठीक है, 1.1 से डिवाइड करना भी थोड़ा आसान पड़ेगा. फाइन. 760 का अगर ये 770 होता अपॉन 1.1 11, तो ये हो जाता 700. अच्छा, तो लगभग इतना ही है. 700 into 10 minus 4 which is around, आप कह सकते हो ये डेसिमल यहाँ 700 is 7. This is 7 into 10 is to minus 4. So solubility at this temperature is nearly 7 into 10 minus 4 moles per liter, right? ठीक है. तो चलिए इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं क्लोज. न सिर्फ हमने बहुत डिटेल में हेनरीज लॉ को देखा है, हमने एक और बड़ी खास बात करी है. याद है आपको? क्या खास बात करी है आपने? हमने वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है. अच्छा, तो अगली क्लास में हम थोड़ी बहुत हेनरीज लॉ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस करने में, ताकि अभी तक आपको हजम हो जाएगा तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी रिवीजन के लिए. और वेपर प्रेशर के एक एक कंसेप्ट को हम और अच्छे से आपके सामने उद्घाटित करेंगे अगली बार. आज की मुलाकात को बस इतनी. असाइनमेंट करिएगा, फॉर्मूले याद करिएगा. फिर मिलते हैं. नमस्कार.